बोलने का वो काट लिया सब, तो उसको हम देख रहे थे, जैसे काट लिया तो काट लिया। Students, we shall be discussing today elevation of boiling point, the second colligative properties of dilute solution. ठीक है, elevation of boiling point. तो जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे थे कि वेपर प्रेशर, क्लास 11th के नॉलेज से हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, एंड व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इट बॉइल्स, यानी बॉइलिंग पॉइंट तब अटेन कर लेता है जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। लास्ट सेक्शन में हम लोग ये भी देखे थे कि हम लोग पिछले क्लासेस में ये चर्चा किए थे कि व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि शुगर या यूरिया वगैरह जब हम लोग ऐड कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और तब जाकर इसको बॉयल करने के लिए इसका वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा इंक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। मतलब सपोज करो कि वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ए लिक्विड एंड इट बॉयल्स एट 373.15 केल्विन, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसका वेपर प्रेशर 1.013 बार, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, इसका इस वाटर का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइदर 1.013 बार और 1 एटमॉस्फेयर। दिस मच ऑफ प्रेशर इज अटेन ओनली एट दिस टेम्परेचर, एंड एट दिस टेम्परेचर वाटर बॉयल्स। अब सवाल उठेगा कि अगर हमने वाटर में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे शुगर ऐड कर दिए तो उसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर इससे कम होगा, और इससे कम होना माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, एंड द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड विल नॉट बॉयल नहीं करेगा। उसको बॉयल करने के लिए अब हमको टेम्परेचर को इससे भी ज़्यादा 373.15 केल्विन से ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा पाया गया है कि 1 मोल सुक्रोज अगर हम लोग डालें, तो ये रोज का प्रॉब्लम है। 1 मोल सुक्रोज इन 1 kg वाटर अगर हम लोग ऐड करें तो इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होने के लिए 373.52 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, यानी इससे ज़्यादा। ये जो अंतर हुआ टेम्परेचर का, प्योर लिक्विड जितना पर बॉयल किया था और जो सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ वो जो बॉयल किया, इसके बीच में जो अंतर आया, देखते हैं इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ गया। ये जो डिफरेंस है दोनों का, दिस डिफरेंस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग ग्राफ पर देखें, प्लॉट पर देखें, तो हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, तो इतना टेम्परेचर सपोज अगर 100 या 200 केल्विन है तो उसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है। फिर देखें टेम्परेचर इंक्रीज की, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, बट उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है, यानी ये सॉल्वेंट का ग्राफ है। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यानी 1.013 बार पहुंच गया तो ये बॉयल करने लगा, बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को इस टेम्परेचर पर TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 370, अगर वाटर है तो 373.15 केल्विन है, अगर वाटर का केस है तब। एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर उसी टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ में देखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी नीचे रह गया है, एंड इट विल नॉट बॉयल। और इसको बॉयल कराना है तो इसे और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और हम सॉल्यूशन का ग्राफ को जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाए हैं तो देखते हैं यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसका वेपर प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए इतना टेम्परेचर, यानी मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी दिस मच ऑफ टेम्परेचर, TB टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा हो गया, जो डिफरेंस आया उसी का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलर टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे लास्ट डे,
उसमें देखे थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड, कितना एलिवेट करेगा यानी कितना इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना लग गया है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे 1 मोल ऑफ सुक्रोज डाले वाटर में, 1 kg ऑफ वाटर में इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, अगर 1 मोल कोई अदर सॉल्यूट भी डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इतना ही होगा। इसका मतलब नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ऐसा देखा गया है था, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है क्या कि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो डेल्टा टीबी है दैट इज proportional to the molality of the solution. Molality, M stands for molality. This M is the molality of solute या molality of the solution भी कह सकते हो, molality. और you can write delta TB is equal to KB into M. So this is one equation, KB into 1. अब यहाँ पर एक क्या देख रहे होंगे, एक कांस्टेंट मिला है, इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कई नाम है इसके। फिर से बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ है उसी से रिलेटेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और मैथमेटिकल नोट देखेंगे, m का वैल्यू 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, इसलिए इसको कहते हैं मैंने केबी और डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इसको एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या डेल्टा टीबी का यूनिट है, डेल्टा टीबी का यूनिट हो गया केल्विन में। तो अगर हम लोग केबी का यूनिट निकालना चाहेंगे, केबी का, तो मैथमेटिकली केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। इसका यूनिट हो जाएगा डेल्टा टीबी हो जाएगा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन होगा, और डिवाइडेड बाय मोलैलिटी होता है मोल पर केजी, फिर ये इम्प्लाइज करेगा केल्विन, और पर केजी वाला ऊपर चला जाएगा केजी, और मोल ऊपर जाएगा पर मोल। सो इट्स यूनिट विल बी, केबी का यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब इसको कहता है, इसको अदर, इसका इसी एक्सप्रेशन को हम लोग अगर ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करना चाहेंगे प्रैक्टिकली, अगर कहता है कि अगर हम इफ यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जिसका कि मोलर मास M2 हो, जिस सॉल्यूट का मोलर मास M2, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन M का वैल्यू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट इन केजी होगा, W1 इन केजी होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका निकल रहा है, गिवन मास हो गया W2 डिवाइडेड बाय M2 और डिवाइडेड बाय W1 इन केजी। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो W1 बाय 1000, केजी में कराना है तो जो ग्राम में दिया हुआ ये उसको ग्राम केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, W2 into 1000, ये साइन मल्टीपल कर देंगे तो उलट जाएगा, और डिवाइडेड बाय M2 into W1। ये है
किसका वैल्यू, m का वैल्यू। इसी m के वैल्यू को अगर यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, देन वी गेट, उसी को अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा डेल्टा टी बी इक्वल टू मिलेगा, जहाँ के बी है वहाँ के बी रहने देंगे, और m का वैल्यू तुम देख सकते हो W2 into 1000 डिवाइडेड बाय m2 into W1, weight of the given mass of the solute, given mass of the solvent, molar mass of the solute, और imply that अगर इस m2 को यहाँ कर दें, डेल्टा Kb को यहाँ कर दें, तो m2 इक्वल टू Kb इंटू W2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय डेल्टा Kb इंटू W1। अब देख सकते हो हमने लिखा था इफ W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, मीन्स दीज टू क्वांटिटीज आर नोन टू अस। डेल्टा Tb कितना, उतना सॉल्यूट W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स किए, ऐड किए, तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कितना हुआ तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिए। Kb हम लोग को टेबल में दिया रहेगा, अगर वाटर इन द सॉल्वेंट तो वाटर के लिए Kb वैल्यू क्या है ये दिया रहता है डाटा में, टेबल पर हमारे बुक में रहता है, उसका वैल्यू दिया हुआ। अगर ये वैल्यू हम लोग नोट कर रहे हैं, 1000 तो नॉन है, सबको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। पर हम लोग देखे थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉन रहने से भी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकल सकता है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि सॉल्यूट का नॉन मास, सॉल्वेंट का नॉन मास, और फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं तो मोलर मास हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक और है, एंड दैट इज योर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो है सिर्फ क्वेश्चन सेंट लिखते हैं सर, वो प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि सब लोग दे रहा है कि क्या क्या आपने मटेरियल जो भेजे ना उसके बाद सब लोग लिखे हैं कि आपने जो भेजा मटेरियल तो टॉपिक कहाँ हम देखें सर, आप मेरे से क्या समझ आते हैं यहाँ से यहाँ सर, हम लोग भी था नेचर ऑफ मैटर हो गया, नेचर ऑफ मैटर। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एज यू नो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली हम लोग बोलते क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेज और लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में लिक्विड चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड एट ए टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर व्हेन दी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज ऑफ द सब्सटेंस एंड सॉलिड फेज ऑफ द सब्सटेंस becomes equal, then only the liquid freezes। अब क्या है, when some solute is dissolved in a solvent, its vapor pressure decreases। उसका ग्राफ अगर हम लोग डिनोट करना चाहें इस प्रकार से मिलेगा हमें। अगर इधर वेपर प्रेशर है और इधर ये टेम्परेचर है, तो सॉल्वेंट का वेपर टेम्परेचर जैसे इस सॉल्वेंट का डिक्रीज करे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। एक ऐसा टेम्परेचर when the vapor pressure of the substance in the liquid phase and solid phase becomes equal। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहते हैं freezing point is that temperature at which solid phase and liquid phase of a substance are in dynamic equilibrium। dynamic equilibrium का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस
या फिर 273.15 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो at this temperature what happens, if this temperature is maintained, what happens, at that temperature ice melts into water, water freezes into ice. तो आप देखो दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फेज आइस के रूप में, लिक्विड फेज वाटर के रूप में. तो दोनों का डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है जिस रेट से आइस मेल्ट करता है उसी रेट से वाटर फ्रीज करके आइस बनाता है, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है. और वैसी परिस्थिति में ये कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि उस परिस्थिति में उसी सब्सटेंस का नाम H2O है, ना उसको हम आइस कहेंगे ना वाटर कहेंगे, वो दोनों है. तो H2O नाम का सब्सटेंस आइस के रूप में सॉलिड फेज, वाटर के रूप में लिक्विड फेज, दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तब कहते हैं दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट. तो सपोज करो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट. तो ग्राफ में हम इसको यहाँ दिखा रहे हैं, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट. और फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिख रहे हैं TF. और ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, सॉल्वेंट. अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर हम उसमें सॉल्यूट मिला दें तो वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्यूशन का. लेकिन व्हेन द सॉल्यूट हैज बीन एडेड, व्हाट विल हैपन नाउ ऑन एडिंग सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, इट बिकम्स अ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पर उतना नहीं है, वेपर प्रेशर हैज डिक्रीज्ड, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया सॉल्यूशन का. और उसका उसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज यानी H2O का सॉलिड फेज आइस का वेपर प्रेशर भी जब सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज के बराबर जब तक नहीं होगा तब तक ये फ्रीज नहीं करेगा. यानी सॉल्यूशन बन जाने के बाद सॉल्यूशन में जो H2O को से फ्रीज होना है तो वो तब तक फ्रीज नहीं होगा जब तक कि उसका वेपर प्रेशर, यानी कि सॉल्यूशन में जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, तब जाकर वो फ्रीज करेगा. आई मीन सॉल्वेंट को और ठंडा करना पड़ेगा और नीचे लाना पड़ेगा ताकि कि इसका दोनों का लिक्विड फेज ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए यानी डाउन हो जाए. देखकर सॉल्वेंट को और नीचे लाए ठंडा करके यानी सॉल्वेंट का ग्राफ नीचे आया. इस टेम्परेचर पर आकर सॉल्यूशन में जो लिक्विड फेज रूप था उसका वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और डाउन किया गया. मतलब 273 केल्विन पर जितना आइस का जो वेपर प्रेशर था उससे और नीचे लाना पड़ा क्योंकि सॉल्यूशन वाले का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया था. एंड दैट इज नॉन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जीरो लगाना पड़ा नॉट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. यानी सॉल्वेंट का जितना फ्रीजिंग पॉइंट था उससे डाउन हो गया, डिक्रीज कर गया. और ये जो गैप आया इसी का नाम है डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन और डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करेगा अगेन ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द गिवन सॉल्वेंट. और एक्सपेरिमेंटली सिमिलर टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी पाया गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट it has been found to be proportional to the molality of the solution, और delta TF is equal to KF into F. इस बार कांस्टेंट का सिंबल चेंज हो गया, वहाँ तक K भी, यहाँ है KF. B था वहाँ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम F है फ्रीजिंग पॉइंट KF. इसका नाम होता है फिर से उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. वहाँ था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, अब है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. और मैथमेटिकली अगर इसका वैल्यू 1 करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल. और ये तुम जानते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज दिस कांस्टेंट. इसको हम लोग कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. और पहले की तरह इसका भी यूनिट होगा जैसे केबी का था उसी तरह से इसका भी होगा केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल पहले की तरह, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. अब है क्या नाउ इफ W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट is dissolved in W1 gram of the solvent then अच्छा
W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्यूट का मोलर मास है M2, मोलर मास इज M2 इक्वल टू M2 इज डिजॉल्व। तो मोलैलिटी का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W1 इन kg होना चाहिए। W1 का वैल्यू kg होना चाहिए। तो N2 का वैल्यू हो गया W2 बाई M2 और डिवाइडेड बाय W1। अगर kg बनाना है तो अगर ग्राम में लिए हो यहाँ पर तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली तो W2 इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1000 ऊपर जाएगा। फिर M2 नीचे है और W1 नीचे है और ये किसका वैल्यू है, M का वैल्यू है, M का। इसी M के वैल्यू को अगर इसी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर पुट करते हैं, इसमें M का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो we get what do we get, डेल्टा TF इक्वल टू, अच्छा यहाँ प्रोपोर्शनल, हाँ यहाँ का डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M का वैल्यू होगा W2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। और फिर अगर प्लेस चेंज करते हैं M2 का यहाँ और इसको यहाँ करते हैं और इम्प्लाई दैट M2 इक्वल टू KF W2 1000 और डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। इस तरह से मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन। सॉल्यूट का मास गिवन, सॉल्वेंट का मास गिवन, डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और KF जो भी डेटा उसी तरह से मिलेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का डेटा दिया रहेगा बुक से, सब अगर हम लोग पुट कर देंगे तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कंक्लूड करते हैं और इससे जो रिलेटेड सवाल है उसको सॉल्व करके